हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आवाज आ रही है? हेलो, सुनाई दे रहा हूँ मैं? यस। स्क्रीन पे दिख रहा है सब? स्क्रीन पे? यस। ओके स्टूडेंट, तो लेट अस स्टार्ट। हाँ बच्चों, एक्चुअली लास्ट लेक्चर आपको याद होगा तो हम डिस्कस कर रहे थे राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर अगेंस्ट गुड्स, यानी गुड्स को लेकर, अगेंस्ट गुड्स को लेकर एक अनपेड सेलर कौन सा राइट से अपना एक्सरसाइज कर सकता है। तो उसमें हमने बच्चों पढ़ लिया था सेक्शन 47, राइट टू लीन, मालूम है ना, राइट ऑफ लीन पूरा हमने डिस्कशन कर लिया। सेकंड, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट बच्चे ये भी हमने डिस्कस कर लिया। सेकंड, एक प्रकार से आप बोल सकते हो राइट्स का, ये अनपेड सेलर का जो राइट्स है अगेंस्ट गुड्स। बच्चों तीन मेजर राइट्स मिलते हैं अनपेड सेलर को अगेंस्ट गुड्स। एक है राइट ऑफ लीन, दूसरा है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड तीसरा है राइट टू रीसेल द गुड्स। तो आज हमें राइट टू रीसेल द गुड्स भी पढ़ना है, बट उसके पहले लास्ट लेक्चर मैंने जो एक पॉइंट स्टार्ट कर दिया था, इफ यू कैन रिकॉल इट बच्चों, डिस्टिंक्शन बिटवीन राइट ऑफ लीन एंड राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। जब ये अपना पढ़ के हो गया लास्ट लेक्चर, रिकॉल करो, जब हमने ये डिस्टिंक्शन पढ़ लिया राइट ऑफ लीन एंड राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट के बीच का डिफरेंस क्या है, तो बच्चों उसके बाद आई स्टार्टेड विद सेक्शन 53, इफेक्ट ऑफ सब सेल और प्लेज बाय द बायर। बच्चों याद आया मैंने क्या एक्सप्लेन किया था इसमें? सेक्शन 53, प्लीज गिव द रिस्पॉन्स। कुछ याद आया? सेलर ने बायर को गुड्स बेचा, अभी तक सेलर को पैसा नहीं मिला, एंड उस बायर ने वो सेम गुड्स किसी थर्ड पार्टी को अगर सेल कर दिया, या बायर ने ये गुड्स कहीं प्लेज कर दिया, तो बायर के गुड्स को सब सेल करने से या बायर के गुड्स को प्लेज कर देने से क्या अनपेड सेलर का जो राइट्स है, राइट ऑफ लीन या राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, क्या वो खत्म हो जाएगा क्या? दैट वाज माय क्वेश्चन। क्या वो खत्म हो जाएगा क्या? तो बच्चों जनरली व्हेन आई टॉक आंसर इज नो, बट यस देयर आर एक्सेप्शंस आल्सो। हम इसके लिए एक्सेप्शंस भी पढ़ेंगे अभी। जब बच्चों मैंने एक्सेप्शंस कहा तो इसका मतलब, अब आप ही बताओ बच्चों, रिकॉल करो, मैंने बताया था लास्ट लेक्चर। बच्चों अगर बायर गुड्स को सेल करता है थर्ड पार्टी को विद द कंसेंट ऑफ सेलर, सेलर की ही परमिशन लेकर अगर बायर ये गुड्स थर्ड पार्टी को सेल करता है, तो मुझे ये बताओ क्या सेलर का राइट ऑफ लीन या राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इफेक्टिव रहेगा? यानी उस क्या ये राइट वो यूज करेगा, क्या वो यूज नहीं कर सकता? यूज नहीं कर सकता। यानी बच्चों सेक्शन 53 के लिए अगर जनरल रूल है तो बच्चों उसका एक्सेप्शनल केस भी है। एंड एक्सेप्शनल केस ये है कि अगर बायर ही सेलर की परमिशन लेकर वो गुड्स किसी थर्ड पर्सन को बेचता है विद द एसेंट ऑफ सेलर, तो in this case you can say the unpaid seller loses his right of lien or loses his right of stoppage in transit. What do you think so student? Are you sure whatever I am explaining you are getting this part? सेक्शन 53 का रूल एंड फिर उसका हम लोग अभी एक्सेप्शनल केस भी पढ़ेंगे। एक नहीं शायद दो एक्सेप्शनल केस है, उसमें से एक एक्सेप्शनल केस हमने पढ़ लिया। तो बच्चों जरा देखो क्या लिखा है, पेज नंबर जो भी है आपके सामने स्क्रीन पे है, देखो बच्चों सेक्शन 53, द राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट। बच्चों ये अनपेड सेलर की जो दोनों राइट्स है उसके बारे में क्या कहा है, देखो द राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट is not affected by the buyer selling or pledging the goods। सीधा लिखा है,
इज नॉट अफेक्टेड, यानी कि अनपेड सेलर का राइट विल कंटिन्यू even if the buyer has sold the goods or has pledged the goods to third party. Even though buyer has done this act, but seller की जो बच्चों rights है, right of lien and right of stoppage in transit, बच्चों वो चलता रहेगा unless, बच्चों exception आ गया देखो, unless the seller has assented to it. चलो टाइप करो, what do you mean by unless the seller has assented to it? Unless seller has assented to it, इसका क्या मतलब निकलता है? If seller has not given permission to the buyer to sell, ये मतलब निकलता है। अब आप बताओ बच्चों, अगर सेलर ने ही असेंट दिया होगा बायर को कि हाँ जा बाबा तू बेच ले गुड्स, जी ले अपनी जिंदगी, तू बेच ले गुड्स, सेलर ने ही ऐसा बायर को बोला, तो क्या सेलर अपना राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर सकता है? कम ऑन, राइट द आंसर। सेलर के कहने पर बायर अगर गुड्स बेचता है सेलर की परमिशन से, तो क्या सेलर अपना राइट ऑफ लीन या राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इस्तेमाल कर सकता है? बच्चों आपका आंसर मुझे बताएगा कि आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यू कीप ऑन गिविंग योर आंसर्स, आपका रिस्पॉन्स ही मुझे बताएगा कि वेदर यू हैव अंडरस्टूड और नॉट। अदरवाइज मैं आपको देख नहीं रहा हूँ, आप मुझे नहीं देख रहे हैं, है कि नहीं? क्या हुआ, आंसर नहीं दिए किसी ने? क्या कहा मैंने, समझा बच्चों? अगर सेलर की परमिशन लेकर बायर गुड्स बेचता है तो क्या सेलर अपना राइट ऑफ लीन या स्टॉपेज इन ट्रांजिट इस्तेमाल कर सकता है? नो। हाँ ऐसा अभी भयंकर आंसर्स आ गए, क्या स्पीड में आया देखो आंसर, यस, नो 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 नो, वेरी गुड। हाँ बच्चों ऐसा रिस्पॉन्स देते रहो। दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट सेकंड बायर कैन नॉट स्टैंड इन बेटर पोजिशन देन इज सेलर। सेलर मतलब फर्स्ट बायर। बच्चों इसका मतलब यही हो गया कि अगर फर्स्ट बायर के पास टाइटल नहीं है गुड्स बेचने का, तो उसे खरीदने वाले सेकंड बायर को भी उसका टाइटल नहीं मिलेगा, बराबर है? क्यों? तो गुड्स का टाइटल अभी भी ओरिजिनल सेलर के पास है, जो अपना राइट ऑफ लीन एंड राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इस्तेमाल करता है। फिर बच्चों उसके बाद क्या लिखा है, द राइट ऑफ स्टॉपेज is defeated if the buyer has transferred the document of title or pledged the goods to the sub buyer in good faith and for consideration. बच्चों special point, you can say exceptional case, हाँ exceptional case, of course this is also exceptional case. बच्चों अगर सेलर ने बायर को गुड्स नहीं दिया है, आई रिपीट, गुड्स की डिलीवरी अभी दी नहीं है, लेकिन सेलर ने बायर को डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल दे दिया है, बराबर है? सेलर ने बायर को डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल दे दिया एंड वो बायर अगर वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के जरिए गुड्स किसी को सेल करता है या ये गुड्स किसी को प्लेज करता है एंड सामने वाला ये गुड्स को अपने पास खरीदता है गुड फेथ में एंड पैसा देकर, तो बच्चों खरीदने वाले को उसका वैलिड टाइटल मिलेगा, खरीदने वाले को उसका वैलिड टाइटल मिलेगा। इसका मतलब ये भी एक ऐसा केस है जहां पे अनपेड सेलर लूजर्स हिज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। जाते हुए गुड्स को रोकने का पावर अब सेलर के पास नहीं है, क्योंकि सेलर ने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बायर को दे दिया था एंड बायर ने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के जरिए वो गुड्स किसी और को सेल कर दिया या प्लेज कर दिया, एंड जिसने भी खरीदा उसने गुड फेथ में खरीदा, वैल्यू देकर खरीदा। तो ऐसे केस में बच्चों दैट थर्ड पार्टी विल गेट वैलिड टाइटल टू इट एंड अनपेड सेलर विल लूज हिज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट टू द गुड्स। तो बच्चों मेन लॉ के साथ साथ एक्सेप्शन भी पढ़ा हमने। बच्चों पढ़ते हैं, देखो दोनों एग्जाम्पल। क्या हमने लास्ट लेक्चर एग्जाम्पल पढ़ा था बच्चों? आई थिंक फर्स्ट एग्जाम्पल पढ़ा था ना, एक्सेप्शन के पहले वाला पढ़ा था शायद।
एम आई राइट स्टूडेंट? मार्किंग कुछ किया होगा आपने, सही बोल रहा हूँ? तो मान लो ये 5-10 मिनट रिवीजन ही चल रहा था आपका। ए सोल्ड सर्टन गुड्स, आवाज आ रही कि नहीं बच्चों? हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? हाँ, ठीक। A sold certain goods to B of Mumbai and the goods are handed over to the railway for transmission to B. बच्चों सेलर ने गुड्स रेलवे को दे दिया बी को देने के लिए, बी के पास पहुंचाने के लिए। इन द मीन टाइम बी सोल्ड दिस गुड्स टू सी फॉर कंसिडरेशन। बच्चों गुड्स अभी भी ट्रांजिट में है, रेलवे वाले लेके आ रहे हैं गुड्स को, लेकिन बायर बी ने क्या किया, वो सेम गुड्स तीसरी पार्टी सी को सेल कर दिया, बराबर है, सी को सेल कर दिया। उसके बाद ये पता चला कि बायर बी हैज बिकम इंसॉल्वेंट, एंड जब बायर बी इंसॉल्वेंट हो गया, ये सेलर ए को पता चला। तो बच्चों मेरा प्रश्न ये है, क्या सेलर ए अपना राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज कर सकता है? क्या वो जाते हुए गुड्स को रुकवा सकता है? गुड्स जो रेलवे अथॉरिटी लेके जा रही है बायर को देने के लिए, द गुड्स आर इन ट्रांजिट, क्या वो गुड्स को ए रोका सकता है, स्टॉपेज करवा सकता है, स्टॉपेज करवा सकता है? हेलो, हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? हाँ, आंसर चाहिए बच्चों। देखो ना, गुड्स सेलर के पास से निकल चुके थे, गुड्स अभी भी ट्रांजिट में है, सेलर को अभी तक पैसा मिला नहीं है, एंड सेलर को पता चल गया कि बायर हैज बिकम इंसॉल्वेंट। तो क्या सेलर, बीइंग अनपेड सेलर, कैन ही एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट? द आंसर इज अ बिग यस। बच्चों वो ये अपना राइट एक्सरसाइज कर सकता है। एन एग्जाम्पल का लास्ट लाइन पढ़ेंगे बच्चों, तो क्या लिखा है, ए कैन स्टिल एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। ए अभी भी राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज कर सकता है, लेकिन बच्चों फिर उन्होंने एक्सेप्शन दे दिया है। देखो एक्सेप्शन का क्या मतलब है, जरा देखो, ध्यान दो जरा बच्चे। जब हम एक्सेप्शन बोलते हैं तो एक्सेप्शन का क्या मतलब हुआ, जरा एक बार पढ़ो एक्सेप्शन क्या लिखा है, देखो एक मिनट बच्चे। हेलो, हाँ बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? हाँ तो बच्चों एक्सेप्शन में क्या है, जरा देखो एक्सेप्शन में, when the seller has assented to the sale, mortgage or other disposition of goods made by the buyer। इसके लिए एक्सेप्शन ये है कि अगर बायर सेलर की परमिशन से गुड्स को बेचता है या मॉर्गेज करता है या प्लेज करता है, तो बच्चों ये सेलर अपना राइट ऑफ लीन या राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इस्तेमाल नहीं कर सकता। दैट इज द एक्सेप्शन। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दैट इज व्हाट द एक्सेप्शन दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन। तो बच्चों पहला एक्सेप्शन है, जब सेलर की परमिशन से बायर गुड्स को बेचता है तो सेलर अपना राइट ऑफ लीन एंड राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज नहीं कर सकता।
बच्चों रिस्पॉन्स दो, हैव यू अंडरस्टूड फर्स्ट एक्सेप्शनल केस जहां पे अनपेड सेलर अपना ये 2 राइट्स यूज नहीं कर सकता? हेलो हेलो, हैव यू अंडरस्टूड फर्स्ट एक्सेप्शनल केस? बच्चों रिस्पॉन्स दो। यस, आगे बच्चों इसको समझाने के लिए उन्होंने एक एग्जांपल दिया, देखो। ए एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट, ए entered into contract to sell cartons in possession of Wharfinger to B and agreed with B that price will be paid to A from the sale proceeds recovered from his customer. बच्चों ए ने क्या किया, बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया उसको कार्टन सेल करने का, एंड बी ने क्या एग्री किया ए को कि आपको मैं पेमेंट तब पे करूंगा जब मैं ये सामान कस्टमर को बेचकर उनसे पैसा ले लूंगा। तो पढ़ाई बच्चों के आपको लिए लगता है मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। तो बच्चों आपको लगता नहीं इनडायरेक्टली बी परमिशन ले रहा है ए का गुड्स बेचने का? हेलो, ए ने जब बी को कहा गुड्स बेचा कार्टन्स, एंड बी ने कहा मैं तुमको मेरे कस्टमर्स को सामान बेचकर पैसा रिकवर करके दूंगा, तो डोंट यू थिंक बायर ने एक तरह से परमिशन ले ली सेलर की गुड्स बेचने की आगे? तभी तो वो कस्टमर से पैसा रिकवर करेगा कि नहीं बच्चों? हेलो, आर यू श्योर बच्चों? मैं ये जो बड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्लियर है? A entered into a contract to sell cartons in possession of Wharfinger to B and agreed with B that price will be paid to A from the sale proceeds recovered from his customers. Now B sold the goods to C. अब बच्चों B ने ये goods C को बेचा and C duly paid to B and C ने B को पेमेंट किया। लेकिन आगे क्या हुआ? But anyhow B failed to make the payment to A. लेकिन बी ने क्या किया, बायर ने कस्टमर से पैसा रिकवर होने के बाद भी उसने ए को पेमेंट नहीं किया एज प्रॉमिस। जैसे कैसे जो प्रॉमिस किया था उस हिसाब से बच्चों पेमेंट नहीं किया। अब ए जो है ना मेन सेलर, वो क्या करना चाहता है बच्चों? ए वांटेड टू एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ लीन। व्हाट डू यू थिंक, विल ही सक्सीड? नाउ द ओरिजिनल सेलर वांटेड टू एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ लीन। What do you think? Will he succeed? Absolutely no. Because buyer ने सामान उसके परमिशन से ही बेचा था कि नहीं बच्चों? तो अब वो राइट ऑफ लीन ये सब नहीं यूज कर सकता। अब वो गुड्स को देना ही पड़ेगा सी को। सी अगर गुड्स की डिलीवरी लेने आता है ए के पास, तो ए को वो गुड्स की डिलीवरी देनी ही पड़ेगी। ए अपना राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज नहीं कर सकता। A wanted to exercise his right of lien and ordered the wharfinger not to make delivery to C. Hence, the seller has assented to the resale of the goods by the buyer to the sub-buyer. As a result, A's right to lien is defeated. A's right to lien is defeated. मतलब A चाह कर भी राइट ऑफ लीन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं सभी बच्चों से पूछना चाहूंगा, शुभ, मानव, कुसुम, हितेन,
देवांशु, जितने बच्चे सुन रहे हैं लेक्चर, हैव यू अंडरस्टूड एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल, बड़ा पैराग्राफ? हाँ बच्चों, थोड़ा रिस्पॉन्स दीजिए आप लोग। हाँ यस नो बोल के जरा रिस्पॉन्स देंगे ना बच्चों, तो मैं वैसे आगे बढ़ते जाऊंगा ना जल्दी जल्दी में। आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो आई थिंक दैट यू हैव नॉट अंडरस्टूड, तो शायद मैं डबल डबल वही एक्सप्लेन करने निकल जाता हूँ। तो आप जरा रिस्पॉन्स देते रहिए बच्चों। लेटेस्ट है एक्सेप्शन नंबर 2। एक्सेप्शन नंबर 2 भी बच्चों आपको समझना है, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी था, कि अगर सेलर बायर को डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल दे देता है, गुड्स नहीं देता है लेकिन गुड्स का डॉक्यूमेंट्स दे देता है सेलर बायर को, एंड बायर उस डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल के जरिए सेम गुड्स किसी थर्ड पार्टी को सेल करता है, एंड थर्ड पार्टी ये गुड्स को गुड फेथ में खरीदता है, वैल्यू देकर, प्राइस देकर, तो क्या लगता है आपको, क्या थर्ड पार्टी को इस गुड्स का वैलिड टाइटल मिलेगा? हेलो, क्या वैलिड टाइटल मिलेगा? यस। आप अगर यस कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है मालूम है ना बच्चों? अगर आप यस बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि ओरिजिनल सेलर लूजेस हिज राइट ऑफ लीन एज वेल एज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। डोंट यू थिंक सो? अगर थर्ड पार्टी को वैलिड टाइटल मिलेगा, यानी बच्चों पहले सेलर को ये दोनों राइट्स से हाथ धोना पड़ेगा। सही बोला मैंने? तो बच्चों क्या लिखा है देखो, यस। तो बी पढ़ता हूं। When document of title to goods has been transferred to the buyer and buyer transfers the document to a person who has bought the goods in good faith and for the value, that is for the price, then the proviso of subsection 1 stipulates as follows. बच्चों proviso मतलब exception, हाँ याद रखना। तो proviso of subsection 1 stipulates as follows. If the last mentioned transfer is by way of sale, right of lien or stoppage in transit is defeated. सीधी बात है। यहाँ पर unpaid seller loses his right of lien and right of stoppage in transit also. And second, if the last mentioned transfer is by way of pledge, sale नहीं, pledge किया है, तो unpaid seller's right of lien or stoppage only be exercised subject to the rights of the pledgee. Subjects to the rights of pledgee. बच्चों जरा टाइप करो नया वर्ड आपके लिए, प्लेजी। मुझे मालूम है पॉइंट नंबर 2 सबको क्लियर नहीं हुआ है। सही बोला ना मैंने? पॉइंट नंबर 2 किसी को नहीं क्लियर हुआ है, 1 क्लियर हुआ है, बट पॉइंट नंबर 2 आप हाँ हाँ नहीं बोल सकते हैं बच्चों। आई नो यू आर नॉट अंडरस्टूड। सही बोला मैंने? तो बच्चों पॉइंट नंबर 2 में रीड करता हूँ एंड 2 लाइन और रीड करता हूँ, फिर बच्चों मैं आपको थोड़ा लिख के समझाऊंगा। However, the pledgee may be required by the unpaid seller to use in the first instance other goods or securities of the pledger available to him to satisfy his claims. बरोबर है? अब ये क्या मतलब हुआ बच्चों, मैं आपको थोड़ा लिख के समझाता हूँ, उसके बाद बच्चों मैं आगे बढ़ता हूँ। जरा इधर देखो बच्चों, जब प्लेजी मैंने बोला कि लिखो प्लेजी क्या है, तो बच्चों आपको मैं बता दूं, आपको सीए इंटर में आएगा ये लॉ में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। बच्चों एक कॉन्ट्रैक्ट आप पढ़ने वाले हो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज आएगा आगे, मतलब सीए फाउंडेशन में नहीं है, इंटर में है। बच्चों ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक पार्टी जिसको हम कहते हैं प्लेजर, प्लेजर, एंड दूसरी पार्टी जिसको हम कहते हैं प्लेजी, प्लेजी। बराबर? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज दो पार्टियों के बीच में होता है, प्लेजर एंड प्लेजी। बच्चों अगर गिरीश ने किसी बैंक में अपना ज्वेलरी गिरवी रखा, प्लेज किया, गिरवी रखा ज्वेलरी, एंड बदले में लोन लिया,
गिरीश ने घर का सोना गिरवी रखा बैंक में एंड बैंक से लोन लिया। तो बच्चों यहाँ गिरीश एंड बैंक के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज तैयार हो गया। बच्चों ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज है एंड आपको पता है इसमें गिरीश कौन है? गिरीश प्लेजर है। कौन है? प्लेजर। गिरीश प्लेजर एंड बैंक प्लेजी। नाउ यू टेल मी बच्चों, गिरीश अगर बैंक को लोन नहीं देगा, लिया हुआ लोन, तो क्या प्लेजी को राइट्स है गुड्स बेचने का, सोना चांदी बेचकर अपना पैसा रिकवर करने का? डोंट यू थिंक सो? डेफिनेटली बच्चों। तो यहाँ पर हम वही पढ़ने वाले हैं बच्चों, यहाँ पर वही पढ़ने वाले हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया कि प्लेजर कौन है, प्लेजी कौन है, तो बच्चों अब इतना समझाने के बाद आप अपने नोट्स में आ जाओ। एंड पॉइंट नंबर 2 देखो बच्चों क्या लिखा है। इफ द लास्ट मेंशन ट्रांसफर इज बाय वे ऑफ प्लेज, मान लो सेलर ने बायर को गुड्स बेचा एंड बायर ने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के जरिए वो गुड्स प्लेज कर दिया। किसी को बेचा नहीं, प्लेज कर दिया, किसी को प्लेज कर दिया, गिरवी रख दिया। तो बच्चों अनपेड सेलर्स राइट ऑफ लीन क्या हो जाएगा? अगर बायर ने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल किसी को गिरवी रख दिया तो अनपेड सेलर्स का राइट क्या होगा? तो पढ़ो आगे क्या लिखा है। द अनपेड सेलर्स राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज only be exercised subject to the rights of pledgee। मतलब बच्चों प्लेजी अगर चाहे तो वो अनपेड सेलर से गुड्स लेकर उसको बेचकर अपना पैसा रिकवर कर सकता है। हाँ, लेकिन अगर प्लेजी अपना ये राइट्स यूज नहीं करता है, वो अगर सेलर से गुड्स लाकर बेचकर अपना लोन का पैसा रिकवर नहीं करना चाहता है, तो ऐसे केस में अनपेड सेलर का राइट ऑफ लीन एंड स्टॉपेज ऑफ ट्रांजिट कंटिन्यू रहेगा। एंड अगर वो गुड्स प्लेजी ने मांग लिया सेलर से कि लाओ गुड्स लाओ, ये गुड्स तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के जरिए मेरे पास गिरवी है, वो गुड्स लाओ तुम मेरे पास दो, मैं इसे बेचकर अपना पैसा रिकवर करूंगा, तो फिर बच्चों अनपेड सेलर का राइट ऑफ लीन एंड राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट दोनों खत उसे वो सामान प्लेजी को देना पड़ेगा। लेकिन प्लेजी अगर वो अपना राइट्स यूज नहीं करना चाहता है तो हाँ, अनपेड सेलर को वो गुड्स अपने पास रखने का या राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट करने का हक है। बराबर है? दो लाइन और। हाउएवर द प्लेजी मे बी रिक्वायर्ड बाय द अनपेड सेलर टू यूज इन द फर्स्ट इंस्टेंस the other goods or securities of the pledger available to him to satisfy his claim। अब बोलो बच्चों जरा रिस्पॉन्स दो। हैव यू अंडरस्टूड पॉइंट नंबर 2? दोनों आंसर आएगा, यस भी आएगा, नो भी आएगा। अगर प्लेजी गुड्स मंगा लेता है सेलर से कि लाओ मेरे पास दो, मैं ये गुड्स बेचकर अपना पैसा रिकवर करूंगा, तो बच्चों सेलर अपना, अनपेड सेलर अपना राइट लूज कर देगा। एंड अगर प्लेजी ये गुड्स नहीं मंगाता है तो फिर अनपेड सेलर का राइट्स बना रहेगा। चलो टाइप करो यस नो में। हेलो, थोड़ा टफ है बच्चों, ये टफ था, इतना आसान नहीं था ये। मैंने लिख के क्यों समझाया आपको? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज पहले क्यों एक्सप्लेन किया, रीजन समझा ना सबको? इसलिए बच्चों पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज की आइडिया दी मैंने। आपके घर में जैसे आपके फादर जाके घर का कोई सामान गिरवी रखते हैं बैंक में, तो आपके फादर प्लेजर हो गए एंड बैंक प्लेजी हो जाएगा। तो प्लेजी को राइट्स है कि नहीं आपका गुड्स सेल करके अपना पैसा रिकवर करने का? अब वो गुड्स अगर सेलर के पास पड़े हैं तो आपको लगता नहीं बैंक को हक है वो सेलर के पास से जाके गुड्स लाने का? चलो, एंड सेलर को देना पड़ेगा गुड्स। हाँ बच्चा, ऐसा कॉन्सेप्ट को जरा अंडरस्टैंड करो।
एक लास्ट का 2 लाइन है, फिर बच्चों 2 राइट्स अपने खत्म हो जाएंगे, तीसरे राइट्स पर हम आज जाएंगे। इफेक्ट ऑफ स्टॉपेज। बच्चे जब अनपेड सेलर अपना राइट एक्सरसाइज करता है कि नहीं, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, तो उसको लेकर एक स्पेशल पॉइंट है, देखो। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट रिसाइंडेड when seller exercises his right of stoppage in transit. The contract still remains in force and buyer can ask for the delivery of goods on payment of price. बच्चों मुझे ये बताओ, गुड्स जा रहे हैं, ऑन द वे हैं, ट्रांसपोर्टर गुड्स लेके जा रहा है बायर को देने, एंड सेलर को किसी सोर्स से पता चल जाए कि बायर इंसॉल्वेंट हो गया है, तो सेलर क्या करेगा, जाने वाले गुड्स को घुमा के बोलेगा वापस लेके आ। वो अपना राइट एक्सरसाइज कर सकता है। तो बताओ बच्चों, अगर सेलर ने अपना राइट एक्सरसाइज किया तो क्या कॉन्ट्रैक्ट वहां कैंसिल हो गया? क्या कॉन्ट्रैक्ट वहां रिसाइंड हो गया, ऐसा माना जाएगा क्या? अगर सेलर ने टेम्पो वाले को फोन करके बोला घुमा टेम्पो, लेके आ गुड्स वापस, देना नहीं बायर को, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट वहां पे कैंसिल माना जाएगा क्या? कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल माना जाएगा क्या? हेलो, क्या कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा क्या? द आंसर इज नो। बच्चों, वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं माना जाएगा। बायर सेलर को फोन करके बोल सकता है कि तुमने टेम्पो वाले को बोल दिया गुड्स घुमा, लेके आ वापस, लेकिन मैं गुड्स का पेमेंट देने को तैयार हूं, मुझे गुड्स की डिलीवरी चाहिए। तो आपको लगता नहीं सेलर को गुड्स डिलीवर करना पड़ेगा एंड कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना पड़ेगा? डोंट यू थिंक सो? अब बहुत लोग को डाउट आएगा कि सर बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो पेमेंट कहाँ से देगा? तो हो सकता है उसके बिहाफ पर कोई थर्ड पार्टी पेमेंट दे दे। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल तो नहीं हुआ ना, कॉन्ट्रैक्ट तो अभी भी चल रहा है ना। भले ही सेलर ने टेम्पो वाले को कहा हो कि घुमा के वापस लेके आ गुड्स, दैट डजंट मीन कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसल्ड। बायर अगर रेडी है उसको पेमेंट करने के लिए, तो सेलर को रेडी होना चाहिए उसको गुड्स की डिलीवरी करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल मानने का नहीं। कभी भी सेलर ने अगर अपना ये राइट एक्सरसाइज किया, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, तो बच्चे इसका मतलब ये नहीं निकालने का कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। चलो अभी मैं पढ़ता हूँ, देखो 2 लाइन। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट रिसाइंडेड। बच्चों अंडर आंसर लिखो, नॉट रिसाइंडेड मतलब, मैंने कहा नॉट रिसाइंडेड मतलब नॉट कैंसल्ड। वेरी गुड, वेरी गुड। The contract is not cancelled when the seller exercises right of stoppage in transit. The contract still remains in force and buyer can ask for delivery of goods on payment of price. कॉन्ट्रैक्ट अभी भी बच्चों फोर्स में है एंड बायर उसको गुड्स की डिलीवरी मांग सकता है ऑन पेमेंट ऑफ प्राइस। चलो बच्चों, सो राइट ऑफ